हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 जो कि होगा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स का, जो कि आपका एग्जाम्स होना है 29 जून को। ठीक है, तो ओवरऑल ये 27वां प्रैक्टिस सेट है। अगर ऐसे देखा जाए तो इस बुक का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज 27वां नंबर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ से आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे, हिंदी से दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका आलेखन एक सार के रूप में दिया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति में, ज्ञापन में, अनुस्मारक में या फिर पत्र लेखन में? ठीक है, तो इनमें से बताना है या फिर इनमें से कोई नहीं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो 5 ऑप्शन के साथ अभी यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है, तो उसी पे आधारित क्वेश्चन है जो कि बनाया गया है। तो इसका आंसर बताइए। ठीक है, किसका आलेखन जो होता है एक सार के रूप में दिया जाता है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्या हो जाएगा? ए पार्ट, प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति का जो आलेखन होता है उसका जो है एक सार, एक शीर्षक के रूप में जो है दिया जाता है। ठीक है, शीर्षक के रूप में दिया जाता है, जो कि उसका क्या होता है, वो मूल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो निश्चित तिथि के पहले जो है प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन जो है निषिद्ध होता है, इसको बाद में किया जाता है। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति का जो है एक निश्चित तिथि होती है, उसी तिथि को जो है उसका विज्ञापन जो है प्रकाशित किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति को जो है रचना आरंभ में जो है प्रकाशन का नियत जो है समय दिया जाता है, और अंत में मुख्य सूचना अधिकारी को प्रचारित करने का जो है आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति के बारे में ये चीजें हो गई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? ठीक है, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करेगा? तो जब भी कोई टॉपिक होगा उसकी अगर टिप्पणी लिखी जाएगी तो जो सहायक अधिकारी होता है उसमें दाहिनी ओर जो है हस्ताक्षर करेगा। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है, दाहिनी ओर। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य और आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वो टिप्पणी कहलाती है। और टिप्पणी लिखने के बाद नीचे सहायक अधिकारी जो है दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर करके अपने अधिकारी के सम्मुख उसको प्रस्तुत करता है। तो यहाँ राइट आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यालय आदेश पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत वाला कथन बताना है। कार्यालय आदेश पत्र का क्या होता है, तो इसके बारे में जब आप जानेंगे तभी आप कथन को जो है सही या गलत बता सकते हैं। पहला कथन दिया गया है कि संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी भेज दी जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि नीचे भवदीय या आपका विश्वास पात्र जैसा स्वनिर्देश नहीं होता है। और तीसरा कथन है कि यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अब इसमें से कार्यालय आदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्यालय आदेश के संबंध में कथन एक जो है, संबंधित विभागों को पत्र की एक प्रतिलिपि भेज दी जाती है, यह कथन गलत है। और विकल्प यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरा और तीसरा दोनों ये कथन सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही है, बाकी दोनों जो है, बाकी पहला जो कथन था वो गलत हो जाता है, प्रतिलिपि भेजा नहीं जाता। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वाक्य खाली स्थान पे नीचे सही मुहावरा चुनना है इनमें से। और मुहावरा आपके सामने दिया गया है, और यहाँ पे हमें बताना है कि ये वाक्य जो दिया गया है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, क्या कहा? अब ये आपको मुहावरा के अनुसार इसको बताना है, इस वाक्य के अनुसार कि इसमें क्या मुहावरा प्रयोग करना उचित होगा। तो देखिए, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मकान मालिक या मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, या फिर किसी ने कहा कि कंगाली में आटा गीला, या फिर सर सलामत तो पगड़ी हजार, या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न में दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में अगर हम भरें मुहावरा इन तिलों में तेल नहीं, तो ये इसके लिए उचित होगा। इसका अर्थ होता है कि कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तो इसका मतलब मालिक को क्या कहा गया किसी के द्वारा कि कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे होगा इन तिलों में तेल नहीं। अब मुहावरा इस तरीके से यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेड़ बढ़ता गया। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताना है। संयुक्त क्रिया इसमें से कौन सा प्रयोग किया गया है ये बताना है। ठीक है, पेड़ बढ़ता गया, इसमें संयुक्त क्रिया कौन सी प्रयोग की गई है ये बताना है। अगर ऑप्शन नहीं सही है तो यहाँ पे 5वां ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, प्रश्न में दिए गए वाक्य में अगर हम देखते थे, पेड़ बढ़ता गया मतलब एक क्रिया दर प्रक्रिया चल रही है प्रक्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? नित्यता बोधक
संयुक्त क्रिया, ठीक है। कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया आ जाएगी। ये किस प्रकार की में आएगा? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है, जबकि आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर हम देखें तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ कर देते हैं तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया जो होती है 11 प्रकार की होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, टिप्पस भिड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? टिप्पस भिड़ाने का अर्थ होता है सिफारिश करवाना, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? एफ डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य लिखा गया है? पहला है कि अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो देखिए यहाँ पे सर्वनाम त्रुटि किया गया तो गलत हो जाएगा। दूसरा है अब तुम मुझे बेवकूफ, अब देखिए बेवकूफ यहाँ पे गलती की गई है, सब शाब्दिक अर्थ है, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट दिया गया है कि अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तो ये सही लग रहा है। और चौथा देख सकते हैं अब तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना सकते, तो ये गलत है, क्योंकि मुझको प्रयोग नहीं होता, मुझे होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, झूठ बोलना पाप है, उपरोक्त में रेखांकित पद बदलकर लिखना है। झूठ बोलना पाप है, अब यहाँ पे झूठ बोलने पर रेखांकित किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे हमें इसका बदलकर दूसरा लिखना है, मतलब इसके स्थान पर हम क्या लिख दें? झूठ बोलना पाप है, मतलब दूसरों की को हानि पहुंचाना, ये यहाँ पर प्रयोग उचित हो सकता है। दूसरों को हानि पहुंचाना क्या हो जाएगा? पाप है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, लड़कियों का समूह, रेखांकित पद जो समूह है इसमें इसके बदले प्रयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। अब समूह शब्द जो दिया गया है इसके बदले हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये बताना है। तो प्रश्न में दिए गए वाक्य में रेखांकित पद जो समूह है इसके स्थान पर हम गट्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है लकड़ी या घास का बोझ आदि। तो यहाँ पे हो जाएगा गट्ठर, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, गलत है? ठीक है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, यहाँ पे गलत बताना है किस वाक्य में किस त्रुटि में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो घोर शब्द जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि जीवन और साहित्य में घोर ना होकर यहाँ पे विशेषण लगना चाहिए था घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है, यह विशेषण का प्रयोग करना उचित होगा। घोर का शाब्दिक अर्थ अत्यंत या फिर बहुत अधिक होता है, जबकि घनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? निकट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा घनिष्ठ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, तो स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरे को पूर्ण करना है, हाथी की क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पे मुहावरा बताना है, कौन सा मुहावरा इसमें प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट, यहाँ पे कठपुतली, हाथी की कठपुतली बनना, ये मुहावरा पूर्ण रूप से सही है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना, तो दिए गए अगर मुहावरे में देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्न में देखेंगे तो देखिए सी पार्ट देखते हैं, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे में किसी न कहीं किसी तरीके से गलती की गई है, तो बाकी सारे गलत हैं, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य में से खल के सही पर्यायवाची शब्द का किसमें प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न में अगर हम देखते हैं, अगला पहला है कि नयन अत्यंत दुष्ट है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दुष्ट नयन जो है अत्यंत दुष्ट है, यानी कि यहाँ पे खल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुष्ट होता है। ठीक है, खल का पर्यायवाची क्या होता है? दुष्ट होता है, तो ये सही रूप से प्रयोग किया गया है ए पार्ट में ही, तो ए पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अन्य पर्यायवाची में होता है खल का नीच, ठीक है, नीच होता है, दुर्जन होता है इसका अन्य पर्यायवाची, अधम होता है, पापी होता है, ये सभी इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनना है। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, और इसमें रत शब्द के बताना है कि क्या इसमें रत के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो रत के स्थान पर हम यहाँ पे व्यस्त, आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। व्यस्त जो शब्द है ये प्रयोग करना उचित होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट यहाँ पे राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है या भरना है। ठीक है, क्या भरा जाएगा? लाल किला भारत की एक इमारत है, किस प्रकार की इमारत है वो ऑप्शन में दिया गया है। तो लाल किला जो है वो एक ऐतिहासिक इमारत है, और ऐतिहासिक अगर देख सकते हैं तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ए पार्ट ऐतिहासिक सही है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, जो मुकदमा दायर करता है, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो मुकदमा दायर करता है इसके लिए एक शब्द होगा वादी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वादी, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है।
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है 2 भेद हैं। अब 2 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको ऑप्शन में देख के बताना है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो 2 हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो आंसर क्या है इसका? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे बी पार्ट, तो वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ये जो है क्या है, ये सही रूप से लिखा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध रूप से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। ठीक है, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो अगर हम बात करेंगे संयोग और वियोग के, तो ये दोनों आते हैं श्रृंगार रस के क्या होते हैं? रूप होते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रति अर्थात प्रेम, रत या प्रेम होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दी गई पंक्ति के उचित अलंकार के रूप में अच्छा विकल्प है। इसका अलंकार बताना। रघुपत राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यमक अलंकार, सॉरी, रघुपत राघव राजा राम, इसमें अगर हम देखेंगे तो रा वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। यह अनुप्रास अलंकार के प्रभाव मतलब है उदाहरण, और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ई ऑप्शन इसके लिए सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक का नाम बताना यहाँ पे। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है देव। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो कवि देव की प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म इटावा जिले में हुआ था। ठीक है, यूपी स्पेशल है। तो कवि देव जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश, जो कि आंसर दिया गया है बी पार्ट में। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका एक फेमस जो रचनाओं में से एक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि याद रखिएगा। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का उद्धरण चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो उद्धरण चिन्ह ये सिंगल इनवर्टेड कामा होता है, इसको कहते हैं हिंदी में उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ए पार्ट में लगा हुआ है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 26 में, तो डी पार्ट जो दिया गया है ये अल्प विराम का चिन्ह है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, जो इस बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वही हमने इसमें लिए हैं। अभी इसमें इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में इसमें जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया जाए, तो इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए बताना कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा डी पार्ट, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो है ये मीराबाई ने नहीं लिखी है। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो इनमें से अगर देखेंगे तो वो है प्रिय प्रवास, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश और इनके अन्य रचनाओं में आता है कवि सम्राट, ठेठ, हिंदी का ठाठ, ये सभी आते हैं। चलिए क्वेश्चन 29 और 30 जो आपको ये दिया गया है अनुच्छेद यानी कि गद्यांश, इसको पढ़कर जो है आपको आंसर देना है। इसको पढ़िएगा, थोड़ा वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से कुछ दिया गया। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण के प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो 29 का आंसर निकल के आएगा डी पार्ट, अर्नॉल्ड नहीं मानता। तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो ये भी जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर होगा ए पार्ट, पाणिनि से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर की, निम्नलिखित समीकरण में से बताना है
कि गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे समीकरण का गणितीय रूप से सही हो जाए। अब यहाँ पे कौन से ऑप्शन के अनुसार बदलें जिससे कि ये 80 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बदलते हैं सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है, भाग और प्लस को एक दूसरे को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 72, भाग की जगह पे यहाँ पे +4 और गुणे 64, और इसके बाद प्लस की जगह पे भाग 8 और -24। अब इसको हल करते हैं, क्या 80 आता है तो हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 टाइम 64, ठीक है। अब 72 + 4 गुणे 8 -24, ठीक है। अब यहाँ पे 8 चौक 32 + 72 -24, 72 और 32 को अगर हम जोड़ते हैं तो 104 -24, 104 -24 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 0 और 8, 80 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बताना है कि उस दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को नीचे दिए गए दर्शाए के अनुसार MN रेखा पर बनाने पर बनेगा। मतलब यहाँ पे बनाना है कि इधर जो ये अक्षर बने हुए अक्षर कहाँ पर बनेंगे, मतलब किस प्रकार बनेंगे। तो क्यों जो बना हुआ, क्यों अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है क्यों, ठीक है, जिस तरीके दिया गया है। सी जो है इस तरीके से कुछ बनेगा, पी जो दिया गया है कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद 8 है तो 8 तो सेम ही बनेगा, ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब। और फिर डी का दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से हो जाएगा, एफ का जो है इस तरीके से कुछ दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैच किससे कर रहा है, सी पार्ट से कर रहा है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि स्कूल के 7 छात्रों सभी ने एक अलग अलग अंक प्राप्त किए। ई के अंक केवल एक छात्र से कम थे, के ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किए, और एच के जो अंक हैं वो आई से अधिक लेकिन ई से कम थे। ना तो एफ और ना ही जी को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ पे बताना कि आई के अंक के से अधिक थे और सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए बताना, ठीक है। तो 7 छात्रों का अगर हम आरोही क्रम में इसको निकालते हैं, सबसे पहले जो दिया गया, क्या दिया गया कि के सभी ने अलग अलग, और ई के अंक केवल एक छात्र से कम थे। ई के अंक केवल एक छात्र से, मतलब अगर यहाँ पर ई है तो सिर्फ इससे एक छात्र ही पीछे होगा, बाकी इससे सारे आगे होंगे, ठीक है। फिर के ने केवल एक छात्र से अंक अधिक प्राप्त किए, तो के केवल एक छात्र से अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब केवल एक छात्र कोई हो जाएगा, इसको भी ऐसे रखते हैं। फिर है कि एच के अंक जो है आई से अधिक थे। एच के अंक क्या हैं, आई से अधिक है, एच के अंक आई से अधिक है, इस प्रकार हो गए, ठीक है। आई से अधिक लेकिन ई से कम थे, तो ई इस प्रकार हो गया, ठीक है, तो ई से कम हो गया। अब इसके बाद कह रहा है ना तो एफ और ना ही जी को सबसे कम अंक प्राप्त हुआ, मतलब कि एफ और जी दोनों सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, यानी कि ये आगे हो जाएंगे ई से भी। इसके बाद आई के अंक जो थे वो के से अधिक थे, ठीक है, आई के अंक क्या थे, के से अधिक थे, तो आई के अंक यहाँ पे के से अधिक हो जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो एक एफ जी यहाँ पे जो बचा है, या फिर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे एक बचेगा एफ जी, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए बताना। तो अब इसमें से सबसे अगर देखा जाए तो बचा है तो जे हो जाएगा सबसे लास्ट में यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है जे ने सबसे कम अंक प्राप्त किया है, ठीक है, जे ने क्या है सबसे कम अंक प्राप्त किया है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन जे में नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी के अंक जो है स्थान निर्धारित हो गए, तो जे बचा था, तो जे का स्थान जो है यहीं पर निर्धारित होगा, जो कि सबसे कम अंक के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि उस समुच्चय को चुनना है जिसमें ठीक उसी प्रकार की संबंधित और जिस प्रकार की समुच्चय संख्याएं संबंधित हैं। अब ध्यान देना कि संख्याओं को उनके अंकों को अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी। उदाहरण जैसे 13, तो 13 पर संक्रियाएं, और 13 को जोड़ना घटाना गुणा आदि करा जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। 13 को 1 व 3 में अलग करने की और 1 व 3 की संख्या गणा, मतलब अलग अलग करने की अनुमति नहीं है, सेम रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 27, 9, 3 दिया गया है, और 125, 25 और 5 दिया गया है। तो अगर हम क्या करें, 27 भागे 9 करेंगे तो हमारा क्या बचता है, 3 बचता है।
और 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 25 पंचे 125, सॉरी 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 5। तो इसी प्रकार अगर देखिए तो ये दोनों जो तरीका है, ये तरीका हम ऑप्शन में लगाएंगे। तो सी ऑप्शन में अगर हम लगाते हैं 512 को 64 से भाग करते हैं तो कितना बचता है, तो ये बचता है 8 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा जो कि सही है। आंसर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा जो कि इसके अनुसार सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। जी कहाँ चलता है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए जी यहाँ पर है और ये उत्तर की ओर 20 किलोमीटर गया। इसके बाद क्या है, वो बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। इधर मुड़ेगा बाईं ओर और ये 40 किलोमीटर आ गया। फिर वो पुनः बाईं ओर मिलता है, 20 किलोमीटर जाता है, मतलब फिर मुड़ के ये 20 किलोमीटर चल जाएगा। इसके बाद कहता है कि वो अंत में बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है। तो अंत में बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ तक जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर गया। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी भर रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर थी और ये पहुँच कहाँ गया है, ये पहुँच गया है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया है। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी स्थिति है, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल अगर देखा जाए तो ये 40 है, तो 40 है तो ये हो जाएगा 20, तो 20 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो 20 किलोमीटर दूरी पर है, ये ध्यान देना। ठीक है, 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक निश्चित कूट भाषा में MYNB को 2468 लिखते हैं और ZNBA को 5687 लिखते हैं और QRMA को 1253 लिखते हैं। तो उसी कूट भाषा में Z को क्या लिखा जाएगा ये बताना। ठीक है, तो Z को क्या लिखा जाएगा ये बताना। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे NB यहाँ पर दिया गया है और NB यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों में NB दिया गया कॉमन है, तो इन दोनों में से अगर अक्षरों की संख्या देखेंगे तो 6 8 यहाँ पर है, 6 8 यहाँ पर है, तो यानी कि NB का जो कूट हो जाएगा वो 6 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इन दोनों में अगर हम देखते हैं सिमिलरिटी, तो A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, और इन दोनों में से अक्षर कौन सा मिल रहा है, मैचिंग कराएंगे अगर अक्षर की, तो अक्षर यहाँ पे मिल रहा है 5। ठीक है, 5 देखिए 5, तो A का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम इस वाले में और लास्ट वाले में, पहले और लास्ट में मिलाते हैं तो यहाँ पे M मिल जा रहा है। ठीक है, M यहाँ पर भी मिलता है और M यहाँ पर भी मिलता है, तो इन दोनों में अक्षर कौन सा मिल जाएगा, तो अक्षर अगर हम देखेंगे इन दोनों में से तो वो मिलेगा 2। ठीक है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ से अब कंफर्म हो गया कि अगर सेकंड वाले में देखते हैं तो देखिए NB और A इन तीनों का हमें कोड पता चल गया, तो Z का क्या हो जाएगा, फिर जो बचेगा वही हो जाएगा। तो Z का 7 बच रहा है, तो Z का जो कोड संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस प्रकार आंसर यहाँ पे Z हो जाएगा 7, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि 7 लड़कियां, ठीक है, 7 लड़कियां मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से एक वृत्ताकार है और इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं 7 लड़कियां। तो इसको पहले हम बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लड़कियां हो गई। अब इसमें किस प्रकार किधर कौन बैठी हैं ये आप क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। इस तरीके से हो गया, परंतु जरूर नहीं कि वह इसी क्रम में हो। पायल मानसी के ठीक बाईं ओर है। पायल क्या है, मानसी के ठीक बाईं ओर है, तो मानसी के ठीक बाईं ओर है। अगर हम मानसी को यहाँ पर बिठा देते हैं तो इसके बाईं ओर इधर होगा ये, तो यहाँ पे पायल हो जाएगी। ठीक है, फिर है मानसी लक्ष्मी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। मानसी कहाँ पर है, लक्ष्मी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो तीसरा स्थान अगर बाईं ओर देखते हैं तो यानी कि मानसी के दाईं, हाँ लक्ष्मी के बाईं ओर यानी मानसी के दाईं ओर, तो यहाँ से तीसरा स्थान जो होगा 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लक्ष्मी को बैठा देंगे। अब इसका बायां इधर देखिए 1 2 और तीसरे नंबर पर मानसी हो जाएगी। आगे कह रहा है कि काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है,
श्वेता काजल के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। श्वेता कहाँ पर है, बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो श्वेता को अगर हम यहाँ पर बिठा दें तो बाईं ओर इधर हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, काजल हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि काजल क्या है, आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं, तो काजल मतलब यहाँ पर भी नहीं होगी और यहाँ पर भी नहीं होगी। तो यहाँ पर नहीं होगी, तो एक ही स्थान बचा, तो यहाँ पर हो जाएगी कौन, आरती, ठीक है। अब एक स्थान बचा तो एक कोई लड़की बची होगी, उसी का नाम हो जाएगा मोनिका बची, तो मोनिका हो जाएगा, मोनिका। सारे के स्थान पता हो गए। अब क्या पूछा गया है कि मोनिका के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं मोनिका यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। मोनिका कहाँ पर है, यहाँ पर बैठी हुई है। अब इसका तीसरा स्थान बाईं ओर, तो बाईं ओर मतलब इस साइड चलेंगे और इस साइड में तीसरे स्थान पर अगर देखेंगे तो एक ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आरती बैठी है, ठीक है। तीसरा स्थान कौन बैठा है, आरती बैठी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरती। आरती इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, दी गई श्रृंखला में अक्षर समूह का प्रश्न का अगले वाले चिन्ह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा ये बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहला पहला अच्छा लेते हैं तो डी से ई गए, ई से एफ, एफ से जी, यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है, तो +1 सब में हो रहा है, तो यहाँ से जी के बाद अगर हम देखेंगे तो जी से फिर जाएंगे तो अगला अक्षर हमारा मिलेगा एच, तो एच हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचा। अब एच से जे, जे से एल, एल से एन जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एच से जे जाएंगे तो +2 जा रहे हैं, ठीक है, +2 जा रहे हैं। तो एन से भी हम +2 जाएंगे, एन में अगर +2 जोड़ेंगे तो यह जाएगा एन पी, ठीक है, एन ओ पी, तो पी, तो एच पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें उत्तर आकृति बताना, प्रश्न आकृति में पैटर्न को कौन पूरा करने वाला है। ये 3 बना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर कौन सा निर्धारित होगा ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बी पार्ट, ठीक है, देखिए सभी का ये बन रहा है, तो यहाँ पे ये भी ऐसे इस तरीके से बनेगा, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है चतुर्भुज, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ब्लैक वाला पार्ट ये हो गया। इसके बाद ये जो है सभी कोने पर है, तो इधर ये कोने पर जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 40 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में डी एम सी जी एच, ठीक है, दिया गया है, इसको लिखा जाता है सी के जेड सी सी, और इसके बाद बताना है कि इसी कूट में इसको हम क्या लिखेंगे, जो अगला दिया गया टी एल एफ पी को क्या कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए डी से अगर हम सी जाते हैं तो -1 करेंगे, एम से कर के जाएंगे तो -1 होगा, सी से सॉरी -2 होगा, एम से के जाएंगे, और सी से अगर हम जेड जाते हैं तो यहाँ पे -3 करेंगे, -3 करेंगे, और जी से फिर सी आएंगे तो -4 होगा, और एच से सी आएंगे तो -5 होगा। तो इस प्रकार मतलब -1 से लेकर लगातार एक एक करके घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही लगा देंगे, -1, -2, -3, -4 और -5। तो टी से -1 करेंगे तो एस मिलेगा, एल से -2 करेंगे तो जे मिलेगा, एफ से -3 करेंगे तो सी मिलेगा, यू से -4 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, पी से -5 करेंगे तो के हो जाएगा। तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा एस जे सी क्यू के, एस जे सी क्यू के, ठीक है। तो एस जे सी क्यू के हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया कहाँ पर, तो डी पार्ट में, एस जे सी क्यू के आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि पी के का पिता है, ठीक है, के का पिता कौन है, के का पिता है पी, ठीक है, ये हो गया पिता पिता। इसके बाद दिया गया है कि जे एक्स की भतीजी है, जे कौन है, एक्स की भतीजी है। चलिए एक्स मान लेते इधर हो जाएंगे, तो एक्स की भतीजी जे हो जाएगी, माने एक्स के भाई की ये हो जाएगी भतीजी, इस तरीके लिख देते हैं। तो एक्स के भाई की ये लड़की होगी। आगे देखते हैं, आर जे की माँ है, आर कौन है, आर जो है जे की माँ है, जे की माँ है, ठीक है, तो एक्स के संबंधित नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं आर, तो ये कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है, माँ हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, के एक्स का भाई है। अब देखिए यहाँ पे देखिए के कौन है, भाई है एक्स का,
के अगर भाई हो गया तो फिर इसकी अगर भतीजी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो है पी के केवल 2 ही बच्चे हैं, पी के केवल 2 ही बच्चे हैं, तो यानी कि एक के हो गया तो एक हो जाएगा एक्स, इसका एक हो गया एक्स, 2 बच्चे हो गए पी के, तो यहाँ पे के जो है के की पत्नी हो जाएगी आर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो के की जो है बेटी हो जाएगी जे, के की कौन हो जाएगी बेटी जे। और बताना कौन सा कथन, तो एक्स आर की साली है, तो एक्स आर की साली हो जाएगी, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि के का भाई है तो साली तो नहीं होगा, तो ए पार्ट तो इसका ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है कि एक्स के का भाई है, एक्स जो है के का भाई है, ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया, ये कहा गया कि के जो है भाई है एक्स का, तो एक्स के बारे में जेंडर डिफाइन नहीं किया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर दिया गया कि पी एक्स का पिता है, पी जो है पिता है एक्स का, तो पी जो है पिता होगा क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, तो और ये दोनों अगर भाई हैं, के और एक्स भाई है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा इसका पी का बेटा या बेटी हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। और तीसरा चौथा दिया गया कि एक्स जे का मौसा है, एक्स जे का मौसा गलत है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भतीजी पहले से ही कह दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ सी पार्ट ही हो रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब इसमें अगला वाला हमें बताना है कि इस प्रकार कैसे संबंध होगा। अब देखिए ए से ए पी और सी एन, तो ए से सी जाएंगे तो +2 और पी से एन जाएंगे तो -2 यहाँ पे हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर आर से जाएंगे तो +2 कर देंगे, तो आर से +2 करेंगे टी हो जाएगा, और टी से फिर -2 करेंगे तो हमारा आर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा टी आर, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद उसका निष्कर्ष है, हमें उसी को निकालना है। कथन है कुछ पेंसिल पेपर है, कोई किताब पेपर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम कथन को बना लेते हैं। कुछ पेंसिल क्या है, पेपर है, तो पेंसिल ये हो गया और पेपर ये हो गया। अब कह रहा है कि अगला कि कोई किताब पेपर नहीं है, तो किताब कहीं अलग हो जाएगी इस तरीके से, और इनका कोई संबंध नहीं होगा। फिर कह रहा है कि कुछ पेंसिल किताब नहीं है, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ पेंसिल किताब नहीं है, तो ये हो सकता है निष्कर्ष। ठीक है, ये सही हो सकता है निष्कर्ष, क्योंकि कुछ पेंसिल यहाँ पर है जो कि किताब से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर ये हो सकता है। फिर दूसरा है कि सभी किताब पेंसिल हैं, सभी किताब क्या है पेंसिल है, तो सभी किताब पेंसिल हैं, जो कि गलत है, क्योंकि कुछ है कुछ ही है, सभी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष है कुछ पेपर पेंसिल है, तो ये बिल्कुल सही है, कुछ पेपर पेंसिल है। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा, पहला और तीसरा सही है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसमें से बदलना, तो यही अभी जो था पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का 31 का, उसी तरीके से यहाँ पे जो दिया गया है 44 दिया गया, तो इसको आप लगा के बताइएगा इसका 44 का क्या आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट बॉक्स करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पासा लिया गया है जो 1 6 तक संख्याएं हैं, इसके बाद 1 और 4 क्या है, एक फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, 1 और 4। ठीक है, तो 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत दिशा, मतलब 6 का विपरीत क्या है यहाँ पे 3 है, और संख्या 2 संख्या 4 वाले के विपरीत फलक में नहीं है, तो मतलब 2 और 4 विपरीत नहीं है, यानी कि 4 का विपरीत कुछ दूसरा है, 2 का विपरीत कुछ दूसरा है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार देखते हैं तो विपरीत फलकों पर कितने विषम वाले संख्याओं वाले जोड़े हैं ये बताना, विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं कितना। तो देखिए अगर हम 1 को लेते हैं, और 1 के बारे में क्या कहा गया कि 1 और 4 एक फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। ठीक है, 1 और 4 क्या है, एक दूसरे के सन्निकट हैं, मतलब अगल बगल हैं। तो अगर हम बनाएं तो 1 6 4 ये बन जाएगा, और 1 से फिर चलते हैं दूसरा फलक लेते हैं तो 1 3 5 ये बन जाएगा। तो यानी कि 5 4 का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 का विपरीत हो जाएगा 2, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। इस प्रकार तो यहाँ पे हमें बताना है कि विपरीत फलकों पर कितने विषम वाले जोड़े हैं। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं विपरीत फलकों पर विषम जोड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्याओं वाले जोड़े की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या वाले जोड़े 0 हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि होगा जीएस से क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीएस का है।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुरु प्रभुपाद के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट सिक्का जारी किया था। गुरु प्रभुपाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, वर्ष 2024 में गुरु शील प्रभुपाद 150वीं जयंती मनाएगी। और दूसरा, उन्होंने गौड़ीय मिशन की स्थापना की गई थी। तीसरा, उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसमें से कौन से कथन सही है बताना है। 46 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे तीनों कथन इसके बारे में सही है, तो ये याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। SAI का फुल फॉर्म बताना है। SAI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में किया गया था युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? अगला क्वेश्चन है। तो ये मनाते हैं हर वर्ष 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा होगा। तो आंसर यहाँ पे ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2025 का जो मनाया गया 2 फरवरी को, उस दिन हमारा जो विषय था वो था हमारे साझा भविष्य के आर्द्र भूमि की रक्षा करना। ये इसका जो है थीम बना था। तो ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थी बेगम हजरत महल। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है, ये नवाब वाजिद अली शाह जो थे अवध के, उनकी दूसरी पत्नी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर। तो गणगौर की बात करेंगे तो राजस्थान में मनाते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो बनाती है गंगा नदी। आंसर सी ऑप्शन है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, बाद में इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। हरिद्वार में उत्तरी मैदानों में गंगा प्रवेश करती है। इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और गंगा सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में तमिलनाडु और महाराष्ट्र यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताना है? पहला, तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में कुलाशेखरपट्टिनम में 986 करोड़ रुपए की लागत से इसरो के नए रॉकेट लॉन्चर की कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। दूसरा है कि वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। तीसरा है, महाराष्ट्र यवतमाल में उन्होंने 4900 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। अब यहाँ पे क्या गलत, कौन से कथन सही हैं? तो कथन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा गलत है। सी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं मेलुहा के मृत्युंजय शिव रचनात्रय का उपन्यास लिखा था? ये बताना है। तो ये उपन्यास लिखा गया है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये थे आंध्र प्रदेश के। अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, 1897 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 1897 में जन्म हुआ था। 1922 में इन्होंने रंपा विद्रोह, मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है इसको, इन्होंने अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने जन्म दिया था, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने जो है नेतृत्वकर्ता में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए, किसने भरतनाट्यम में पंडानल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया? 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया। तो कौन थे? तो वो थे अल्लारमेल वल्ली। ठीक है, अल्लारमेल वल्ली थे। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का 2 संतत कोशिकाओं में विभाजन जो होता है कौन सा होता है बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, डी पार्ट जो दिया गया है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? कोशिका विभाजन का वो प्रक्रिया का वो भाग होता है जिसके दौरान एक एकल यूकेरियोटिक कोशिका का साइटोप्लाज्म 2 संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है,
विंड वेन यंत्र क्या निर्धारित करता है? तो विंड वेन यंत्र जो है इसका प्रयोग पवन प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो पवन की दिशा यानी वायु की दिशा को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस के महान प्रतिपादकों में से एक थे? मतलब ये क्या बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये एक शहनाई वादक थे, ये शहनाई बजाते थे। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए सरकार के द्वारा हाल ही में चलाए गए पहल मेरा पहला वोट देश के लिए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला यह है कि यह अभियान 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक चला। ये पहल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव में महत्व और गौरव का प्रतीक है। तीसरा, इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पर अगर देखें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही इसके बारे में। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करेंगे तो वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। और यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नहीं दिया गया है 44। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जिन्हें बराबर या बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, कौन से राज्य में है? तो ये पड़ता है बिहार राज्य में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? ठीक है, 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शक शासक का नाम बताना है। तो इनमें से अगर देखेंगे तो वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था ये क्षत्रप वंश का एक शक राजा था। इसका शासनकाल जो था 130 से लेकर 150 ईस्वी तक माना जाता है। रुद्रदामन के विषय में इसका जो एक जूनागढ़ का अभिलेख है वहाँ से प्राप्त होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों का एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं स्तर विन्यास। क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो शहरी जनसंख्या का 31.16% आता है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, शहरी आबादी कितना है? 131.16%। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का जन्म होता? मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था, इनमें से कौन? ये बताना। शाहजहां का पुत्र की बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब था जो कि शाहजहां का पुत्र था। जहांगीर जो था ये शाहजहां का पिताजी था। ठीक है, तो इस प्रकार, और जहांगीर के पिता अकबर और अकबर के पिता हुमायूं। तो याद रखिएगा ये शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। इंटरनेट के संबंध में अब कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि डी पार्ट में दिया गया। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। इंटरनेट के संदर्भ में कौन सा इसमें से एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इसमें से देखा जाएगा तो देखिए google.com एक सर्च इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, bing.com भी प्रयोग होता है, yahoo.com भी। लेकिन सोमाया.com है ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक व्यापारिक कंपनी की क्या है? वेबसाइट है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न। एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प में कहाँ पर उपलब्ध होता है ये बताना। तो सुपर स्क्रिप्ट विकल्प जो होता है ये होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध होता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इनमें से तो वो शॉर्टकट की कौन सा है? तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन। जब कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वो अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर हो जाता है? तो वो स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। कहाँ पर जाता है? क्लिपबोर्ड में जाता है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि कॉलम बी की पहली रो। ठीक है, B1 मतलब कॉलम बी की पहली रो हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से ईमेल आईडी पर विचार करना है। दिया गया है reviewer@gmail.com, फिर review@gmail.com, फिर रिव्यू में बीच में दो डॉट दिया गया है। इसके बाद फिर हैशटैग दिया है। इसमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है इन चारों में से।
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले ईमेल आईडी जो सही है वो ए पार्ट पहला वाला ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पैन के नीचे ऑप्शंस पर बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता इनमें से। ठीक है, तो इनमें से अगर देखिए तो कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं, ये उपलब्ध नहीं होता। बाकी सारे जो तीनों विकल्प दिए गए ये उसमें उपलब्ध होता है। निम्नलिखित MS एक्सेल में फार्मूला का मान क्या होगा। ठीक है, इस फार्मूला का मान क्या होगा ये बताना है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें राइट आंसर दिया गया है ए पार्ट 3 होगा इसका मान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल या सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होगा और फिर किस ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो इसके लिए होता है रिव्यू टैब और प्रूफिंग टैब पर क्लिक करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। MS वर्ड 2010 में स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+Alt+V। ठीक है, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, Ctrl+Alt+V का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 फंक्शन 3 का उपयोग क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ये जो होता है शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और लिटिल केस के बीच जो है स्विच करता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+5 का प्रयोग करते हैं। Ctrl+6 का प्रयोग हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट को दिखाने या छिपाने के लिए करेंगे। Ctrl+P का प्रयोग फाइल को प्रिंट करने के लिए करते हैं। Ctrl+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट पर सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन स्टोर किए जाते हैं। तो वो है इसमें से वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश, के बाद वीडियो को करेंगे एंड। दिया गया है कि जा दिन जन्म भयो का धरती धंसी अढ़ाई हाथ। ये बताना है कि जो लोकोक्ति है ये उत्तर प्रदेश किस ऐतिहासिक विभूति से लिया गया है। तो ये जो लोकोक्ति है ये अगर हम बात करेंगे तो आल्हा से संबंधित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट आल्हा। ठीक है, आल्हा मुदल का जन्म जो हुआ था बुंदेलखंड, जो कि वर्तमान में महोबा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। ये चंदेल वंश शासक के सेनापति थे और जगनी के आलाखंड में न इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सही। पहला है भारत में गन्ना उत्पादन सबसे बड़ा हब है। दूसरा है भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। अब यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा सही है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जो कि ये गलत है। बाकी दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सिर्फ एक व दो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है निर्यात विकास केंद्र इनमें से नहीं है। निर्यात विकास केंद्र की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, इलाहाबाद इनमें से नहीं है। तो बी पार्ट हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है IIBR। IIBR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, जो कि ये अगर हम बात करेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ये सही सुमेलित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, जो कि ये गलत है, लखनऊ में नहीं है, ये है वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही हो जाएगा। दूसरा है IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये जो कि कानपुर में स्थित है। IVRI मतलब कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है, इज्जतनगर में है। IGFRI मतलब कि इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, झांसी में है। ठीक है, तो इस भी सही है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है। गोटे का आकार क्या होता है, लखनऊ वाराणसी में दिया गया है। पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताला अलीगढ़ फेमस है। बेंत और छड़िया कानपुर दिया गया, जो कि गलत है। बेंत और छड़ियों का कार्य जो होता है वो बरेली में किया जाता है।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो उसके लिए सबसे अधिक प्रभावी जो है कृषि सेवा केंद्रों का विकास करना सबसे अधिक प्रभावी है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन ना होकर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो होगा ये सबसे अधिक प्रभावी है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। इनमें से किसे हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है जस्टिस M.A. खानविलकर को। ठीक है, खानविलकर को 27 फरवरी 2024 को जो है जस्टिस M.A. खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना वर्ष 2017 में किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? इनमें से तो वो कौन सा है? तो इसमें से देखा जाए चेरो, गोंड, खरवारे तीनों पाई जाती, सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। तो सहरिया इसका राइट आंसर है। सहरिया कहाँ पर पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न में सूचियों को मिलान करना है, जनपद दिया गया, खनिज दिया गया। ठीक है, सोनभद्र में क्या जो है खनिज प्राप्ति होते हैं? सोनभद्र में चूने के पत्थर की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में क्या प्राप्त होता है? प्रयागराज में शीशे वाली बालू प्राप्त होती है। ललितपुर में क्या प्राप्त होता है? ललितपुर में जो है तांबा की प्राप्ति होती है। और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका आंसर 91 का बी पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ऋषि व्यास को समर्पित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे दिया गया है। ठीक है, जो कि एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना है। बाकी सभी जो है केंद्रीय सरकारी योजना है। चलिए, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? इनमें से सबसे प्राचीन इनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना यही है। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का जो ढाल है वो किस ओर है? तो वो उत्तर दिशा की ओर है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई पार्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उत्तर दिशा की ओर है। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस जिलों में सर्वाधिक एवं सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए गर्मी और सबसे ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है आगरा में पड़ती है, झांसी में पड़ती है। सबसे कम गर्मी पड़ती है वो बरेली में पड़ती है। तो आगरा और बरेली इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया था? तो यह नाम बदलकर किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को कब से अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये अनिवार्य किया गया था वर्ष 1968 में, जनवरी 1968, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1968 से जो है अनिवार्य कर दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले में अवस्थित है? नोएडा जो पड़ता है ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर जिले में। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। चलिए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जिले में हुई? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये वाराणसी जिले में हुई थी। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी जिले में। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। इसके वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। ठीक है, और आज का वीडियो में प्रिंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।